नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। हमें से सभी लोग ये तो चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, लेकिन उसको लेकर यानी उम्र कैसे लंबी हो इसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग ज़रा लापरवाह से रहते हैं। सेहत के बारे में सिर्फ तब सोचना शुरू करते हैं जब कोई ना कोई परेशानी घेर लेती है, और फिर याद आता है फना निज़ामी का शेर। वो ये कहते हैं, कोई समझेगा क्या राज़े गुलशन जब तक उलझे ना कांटों से दामन। जब कोई परेशानी आती है फिर हम सेहत के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम सब की उम्र बढ़ रही है यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो बढ़ती उम्र में होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ा है, जैसे कि कैंसर। जी हाँ, बात करें अगर महिलाओं में होने वाले कैंसर की, तो आंकड़े ये बताते हैं कि विश्व भर में महिलाओं में होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन के कैंसर का नाम सबसे ऊपर है। साथ ही महिलाओं में होने वाले जो कैंसर हैं उसके बारे में ये भी बताया जाता है कि सर्वाइकल कैंसर जो है हर 50 में से एक महिला को कभी ना कभी जीवन में होता है, और कैंसर सर्विक्स में से तकरीबन 70% मामलों में इसका कारण HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। उम्र बढ़ना और साथ ही साथ आर्थिक प्रगति के बाद हमारी जीवन शैली बहुत बदली है, और अगर बात करें महिलाओं की तो उनमें भी कई ऐसे कैंसर अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जो पहले इतनी संख्या में नहीं देखने को मिलते थे। इसमें एक अगर बात कहें विडंबना ये है कि इनमें से ज़्यादा कैंसर ऐसे हैं जिनको टाला जा सकता है या जिनसे बचा जा सकता है। बहुत ज़रूरी ये है समझने की बात कि कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा है और उससे बचना है। लेकिन क्यों बढ़ रहा है महिलाओं में कैंसर का खतरा, और कौन से कैंसर बहुत आम होते हैं महिलाओं में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज की महिलाएं जिन पर कई जिम्मेदारियां हैं, दिन भर दफ्तर में काम करना, अपनी पहचान बनाने का जुनून, ऊंचाइयों तक पहुंचने की चाह और घर की जिम्मेदारी, ऐसे में खुद अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की फुर्सत कहाँ। शायद यही कारण है कि महिलाओं में कई बीमारियों से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। इन्हीं बीमारियों में बड़ा नाम है कैंसर। कैंसर जिसके कई प्रकार हो सकते हैं। महिलाओं में स्तन कैंसर, प्रजनन अंगों के कैंसर जैसे गर्भाशय, गर्भाशय के मुख या अंडाशय के कैंसर महिलाओं में होने वाले आम कैंसर हैं, जिनका खतरा देर से शादी करने या बच्चे देर से होने जैसे कारकों से बढ़ता है। इनके अलावा गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली का कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और मुंह के कैंसर के मामले भी महिलाओं में देखे जा रहे हैं। इन सभी कैंसर की जांच और इलाज के लिए आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों के लिए जटिलता बढ़ जाती है, क्योंकि इनमें से अधिकतर कैंसर के मामले एडवांस स्टेज यानी देर से सामने आते हैं, जिसके कारण इलाज भी मुश्किल हो जाता है, इलाज की सफलता की दर कम होती है और जीवन के लिए खतरा बढ़ जाता है। कैंसर के बेहतर इलाज के लिए जरूरी है कि कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में पहचाना जा सके। महिलाओं में कैंसर की जल्द पहचान तभी संभव है जब कैंसर के लक्षणों के विषय में जानकारी हो। कैंसर में खतरे के कारकों के प्रति सतर्क रहें, समय समय पर जांच कराएं, कैंसर का पारिवारिक इतिहास होने पर विशेष सावधानी रखें और कोई भी लक्षण होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं, जिससे सही समय पर इलाज हो सके। ये समझना भी जरूरी है कि महिलाओं में कैंसर के खतरे को कम करने के लिए क्या किया जाए। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। अज़मते आशियाना बढ़ा दी, बर्क को दोस्त समझें कि दुश्मन। असल में जब कोई खतरा आ जाता है तब आशियाना यानी घर की चिंता ज़्यादा सताने लगती है, और इसी तरह जब ये पता चलता है कि शायद किसी बीमारी के लक्षण आ रहे हैं तब सेहत के बारे में चिंता बढ़ जाती है। लेकिन बहुत से लोग और ख़ास तौर पर महिलाएं इन लक्षणों के प्रति लापरवाह रहकर इस खतरे को और बढ़ा देती हैं। अर्ली डिटेक्शन यानी अगर कैंसर का जल्दी अगर पता चल जाए, उसके लक्षणों पर जल्दी ध्यान दिया जाए तो नतीजे बहुत अच्छे हो सकते हैं। आज बहुत विस्तार से महिलाओं में होने वाले कैंसर्स पर विशेषज्ञों से ही समझते हैं, और साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या इन कैंसर से बचाव किया जा सकता है, कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाकर महिलाओं में होने वाले कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश चंद्र मिश्रा, प्रोफेसर सर्जरी एंड डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
Dr. Seema Singhal, gynecologist from All India Institute of Medical Sciences, and Dr. Pramod Kumar Jilka, he is senior oncologist and former dean from All India Institute of Medical Sciences. आज का जो विषय है महिलाओं में होने वाले कैंसर, ख़ास तौर पर हम बात करने वाले हैं स्तन कैंसर के बारे में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी प्रजनन अंगों के जो कैंसर होते हैं उनके बारे में। इस विषय से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो या फिर इस 1 घंटे के दौरान आप हमारे विशेषज्ञों से बात करना चाहते हो तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखें, संक्षिप्त सवाल पूछें और फ़ोन मोबाइल से बिल्कुल ना करें। इसके अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealthddnews@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जुल्का, आप ही से चर्चा की शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें। अगर हम प्रेवलेंस की बात करते हैं, एक तरफ ये बात आती है कि कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप जैसे विशेषज्ञ कई बार ये भी कहते हैं कि जागरूकता बढ़ रही है और लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं। पूरी स्थिति क्या है और ख़ास तौर पर अगर महिलाओं में होने वाले कैंसर्स की बात करें तो? देखें, महिलाओं में होने वाले कैंसर में जैसा कि किरण ने अभी बताया, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर सबसे कॉमन है। ये हमारे देश में भी है। ये अगर हम 2008 से आंकड़े देखें तो ये लगातार बढ़ रहा है। ये नहीं कि अर्ली स्टेज में बढ़ रहा है, लेकिन पहले हम जो 1970s 80s में हम देखते थे तो स्टेज 4 ज़्यादातर आते थे, 3 और 4। अभी भी आते हैं लेकिन उससे कम है। अच्छा। तो अभी अर्ली स्टेज में भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए स्तन का कैंसर अभी भी नंबर 1 है। नंबर 1 स्तन का कैंसर। अभी जैसे आप देख रहे हैं उसमें कि दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री में स्तन कैंसर नंबर 1 है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर नंबर 2 है और दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री में गॉल ब्लैडर नंबर 3 आ गया है, लेकिन ओवरऑल नंबर 3 है। जी, ये जो आंकड़े सभी बता रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, क्या आपको लगता है कि जो जीवन शैली में बदलाव आए हैं उससे अगर ये कहा जाए कि मैरिजेबल एज जो है वो डिले हुई है, या इस तरह के कारक जिसमें खान पान भी शामिल होगा, शायद कहीं ना कहीं तनाव का भी जिक्र आता है, कौन कौन से ऐसे कारक आप मेंशन करना चाहेंगे जिनसे वाकई इतनी तेज़ी से बदलाव आ रहा है और ख़तरा बढ़ रहा है? देखिए, सारा तो इसके विषय में नहीं पता है कि क्यों बढ़ रहा है, लेकिन कुछ फैक्टर्स जिनको हम हाई रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, उसमें जैसे आपने ठीक कहा कि पहले बच्चे का पैदा होना, माहवारी कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, अर्ली मिनार्की, लेट मेनोपॉज एक रिस्क फैक्टर हो जाता है विमेन में। फिर लेट मैरिज, एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हम कहते हैं, उससे रिस्क बढ़ता है। अगर 30 साल से ऊपर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें रिस्क बढ़ जाती है, और 35 पे हो रहा है तो और बढ़ती है। इसके अलावा शादी का ना होना, नलीपैरिटी हम कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो ब्रेस्ट है इट इज़ एक्सपोज्ड कंटिन्यूसली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, और उस वजह से जितना एक्सपोजर ज़्यादा होता है उससे होता है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग देखा गया एक रेस है जो जिसको हम एस्किमोज बोलते हैं, जो बड़े ठंडे उस प्रदेशों में होता है, और उनमें कई बार कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन चलता रहता है, और उनमें देखा गया ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ। तो इससे ये इन्फ्रेंस निकाला कि ब्रेस्ट फीडिंग से भी प्रोटेक्शन होती है स्तन कैंसर को, और वो एक आपको हॉलीडे भी देता है एक्सपोजर को, जो लैक्टेशन चलता है विमेन में चाइल्ड बर्थ के बाद। ओबेसिटी, मोटापा होना अपने में, धूम्रपान करना, अगर महिलाएं धूम्रपान कर रही हैं तो उनमें रिस्क बढ़ जाता है। और इसके अलावा जैसे आपने बताया संजीव जी ने कि जो फैमिली हिस्ट्री कुछ लोगों में होती है, और कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर्स भी देखने में आते हैं, और कुछ स्मॉल रिस्क हो जाती है अगर किसी वजह से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता पड़ गई किसी को, तो उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीमेंटल इंक्रीज, बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो ये फैक्टर्स जो है ज़रूर रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्तन के कैंसर में। ये तो बात हुई खतरे के जो कारक हैं डॉक्टर सीमा। अगर गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की बात की जाए, प्रजनन अंगों के जो कैंसर हैं, उनमें कितना बड़ा खतरा है भारत की महिलाओं की अगर बात की जाए? हिंदुस्तान में खतरा ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, जानकारी का अभाव है। अगर जानकारी है तो शायद औरतें अस्पताल आएँ, अपनी जांचें कराएं, लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण
वो अस्पताल समय से नहीं आती हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि जब वो आती है तब तक कैंसर इतना फैल चुका होता है कि उसका सही तरीके से इलाज होना संभव नहीं होता। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी की ग्रीवा का कैंसर होता है, हमारे हिंदुस्तान में हर 9 मिनट में एक औरत की मृत्यु होती है। और ये कैंसर यूजुअली जब ये बच्चेदानी के या अंडेदानी के कैंसर्स हैं, औरत को अफेक्ट करते हैं जब वो 50 साल की है, जी, बियॉन्ड दैट। तो जब औरत की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उसके परिवार को है सेटल करने के लिए, तब वो औरत अपनी लड़ाई कर रही होती है अपनी हेल्थ के साथ। तो ये जो परेशानी है कि इस समय पे ज़्यादा डेथ के इंसिडेंस हैं, ये हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। लेट डिटेक्शन एंड डिटेक्शन एट एडवांस स्टेजेस। डॉक्टर जुल्का, अगर हम इन तमाम जो कैंसर्स जो महिलाओं में हो रहे हैं, अगर उनके रिस्क फैक्टर्स की बात करें, क्या खतरे, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं? नहीं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली मेनार्की, लेट मीनोपॉज, डॉक्टर साहब ने अभी बताया ना जी। कि उसमें फीमेल हार्मोन का ज़्यादा एक्सपोजर रहता है। फीमेल हार्मोन मतलब ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन कहते हैं इज़ द कल्प्रेट, तो मे बी द कल्प्रेट, जो कि एग्जैक्टली प्रूवन नहीं है, बट उसमें ज़्यादा खतरा है। प्लस जो लैक्टेशन नहीं करते, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते जी, और कुछ फैमिली हिस्ट्री में हमारे जीन्स पाए गए हैं BRCA1, BRCA2, जिनमें ये पॉजिटिव होता है, म्यूटेशन होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये, म्यूटेशन होने से भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं, बहुत से हमारे दर्शक ये भी समझना चाह रहे थे कि कुछ खास तरह के खतरे कुछ खास तरह के कैंसर्स को करेंगे, क्या समान खतरे रहेंगे और कोई भी कैंसर हो जाएगा? नहीं, ऐसा यही ऐसा नहीं है जी। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। ये पहले किरण ने बताया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो मल्टी पैरिटी, जिसमें एक के बाद एक बच्चा होता जाए। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा लो में होता है ज़्यादा, मतलब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर हायर सोशियो इकोनॉमिक में होता है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा होता है जी। ये रूरल कैंसर रजिस्ट्री में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये औरतें ध्यान नहीं देती हैं अपने ऊपर। दूसरा, मल्टीपल पार्टनर्स होना, सेक्सुअल पार्टनर्स, ये भी एक खतरे का कारण है जी। तो अगर आप नेचर से अलग जाएं तो ये आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर जुल्का, एक छोटी सी टिप्पणी और चाहेंगे। ये जो फैमिली हिस्ट्री की जब भी बात आती है, बहुत से लोगों के मन में शंका रहती है, संदेह है कि ये ज़रा थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें आप। देखिए, फैमिली हिस्ट्री में इट इज़ जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर मिश्रा बता रहे, उसमें लेस देन 10%, मतलब हार्डली 5 to 6% चांसेस हैं। अगर आपका BRCA1-2 जीन्स हैं, कुछ और जीन्स भी पाई गई हैं, अगर वो जैसे एंजेलिना जोली का अभी आपने सुना जी, तो उसको हम एंजेलिना जोली इफेक्ट कहते हैं। तो वो क्या है कि उनके BRCA1 और 2 म्यूटेशन था, तो उन्होंने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करा दिए, ओवरीज रिमूव करा दिए, पर फिर भी खतरा है जी। ये नहीं कि खतरा 100% चला गया। तो ये दिस इज नॉट, क्योंकि जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो खतरे को समझना जरूरी तो होगा। फैमिली हिस्ट्री जो है वो लेस देन 10% में है, लेकिन हमारा जो बेसिक कैंसर्स का है 40 to 50% आर टोबैको रिलेटेड, 20% इन्फेक्शन रिलेटेड, जैसे HPV इन्फेक्शन है, HIV है जी, एंड रेस्ट आर लाइफस्टाइल रिलेटेड जी। तो जो जीवन शैली है उसको बदलने पर काफ़ी ध्यान देना होगा। डॉक्टर मिश्रा, खतरे के कारक क्या होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, आपने विस्तार से बताया। अब जब भी किसी व्यक्ति को या महिला को कैंसर डेवलप हो रहा है, किस तरह के लक्षण होंगे? क्योंकि अधिकतर मामलों में ये देखा गया कि जब डॉक्टर के पास आए या पता चला कि कैंसर है, तब तक एडवांस स्टेज हो चुकी थी। तो क्या वाकई लक्षण नहीं होते हैं या उन लक्षणों को पकड़ना मुश्किल है? मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा, जो फैमिली हिस्ट्री के बारे में संजीव कुछ क्लैरिफाई कर रहे थे, तो दो बातें होती हैं, एक फैमिली हिस्ट्री, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जी। जो प्रोफेसर झुल्का कह रहे हैं, BRCA1, BRCA2 म्यूटेशंस, उनमें ऑलमोस्ट 80% पेनिट्रेशन है कि कैंसर होगा ही होगा इस महिला को। फैमिली हिस्ट्री में जरूरी नहीं है कि कैंसर हो। इट पुट्स द वुमेन एट ए हायर रिस्क इफ द मदर हैज हैड ब्रेस्ट कैंसर एट ए यंगर एज, तो खतरा बढ़ेगा। लेस देन 50 है ईयर्स पर अगर किसी की माँ को कैंसर ब्रेस्ट हुआ है तो बेटी को जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन रिस्क बढ़ जाती है। जेनेटिक म्यूटेशंस में, जेनेटिक फैक्टर्स में पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें BRCA1 में लगभग 80% है। इसीलिए
this sword is always hanging, and she's such a leading actress, and she landed up with removing her both breasts, Right. which is a very difficult decision for any woman at that age. So that is something which I would say that genetic factors 5%, family history 10%. This is something we can say it puts the woman at a higher risk, particularly the mother. अगर माँ को यंगर एज में लेस देन 50 पे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ये तो ब्रेस्ट के बारे में, बाकी डॉक्टर सीमा बताएंगी उसके बारे में। डॉक्टर मिश्रा, जो आपने सिम्टम लक्षण जो पूछे, तो इसमें जो मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़ा एक सिम्टम है वो है गांठ छाती में, और जिसमें दर्द नहीं होना। बिना दर्द की जो गांठ है वो उस एज ग्रुप में, यंगर एज में उसके कारण फर्क होते हैं। जैसे फाइब्रोएडिनोमा होता है, 20 साल पे अगर किसी को गांठ है तो वो बेनाइन होगी, 99%, 99.9% बेनाइन होगी। लेकिन वही गांठ 35 वर्ष के अगर ऊपर है तो फिर हमारा इंडेक्स ऑफ सस्पिशन सबसे पहले मैलिग्नेंसी के लिए, कैंसर के लिए जाता है। अगर वो कुछ और निकलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो उसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया है और उसका इलाज का जो प्रक्रिया है वो कैंसर को ध्यान में रख के हम करते हैं। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, ये जो आप गांठ की बात कह रहे हैं, क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता, तो क्या वाकई महिलाएं जैसे ही गांठ हुई आप तक पहुंच जाती हैं, या आप जैसे विशेषज्ञ नहीं पहुंचती? यही प्रोफेसर झुल्का ने कहा ना कि ज्यादातर, और सीमा ने भी कहा सर्विक्स के परिप्रेक्ष्य में, कि लेट आते हैं। तो चूंकि गांठ पता नहीं लगती, पेन होता नहीं है, तो लोग देर से आते हैं। इसीलिए जो हम सेल्फ एग्जामिनेशन की जब बात करते हैं कि स्वयं अपने स्तन का निरीक्षण करें, हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं, और उसका आप दिखाएंगे अपने ग्राफिक्स में कि कैसे वो निरीक्षण किया जा सकता है। उससे अगर आप छोटी से छोटी, आप इस बात का अंदाज लगा लीजिए, भारत में हमारा एवरेज। डॉक्टर मिश्रा, हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप जरा समझा दीजिए कि किस तरह से होना चाहिए। हाँ, देखिए ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन का जो तरीका बता रहे हैं कि पूरी ब्रेस्ट को सर्कुलर वे में और ऊपर से नीचे आपको एग्जामिन करके फ्लैट ऑफ फिंगर्स से, अगर आप ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ेंगे तो सारी ब्रेस्ट में लंप लगेगा। लेकिन अगर उसको फ्लैट ऑफ हैंड से अगेंस्ट द रिब्स हम फील करते हैं, सीधा लिटा के एक तकिया रख लिया कंधे के नीचे, वो तो एक तरीका है। दूसरे, मिरर के सामने खड़े होके स्वयं अपने स्तन की जांच, दाएं हाथ से बाईं छाती का और बाएं हाथ से दाईं छाती का निरीक्षण किया जा सकता है। और ये जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का जो रिकमेंडेशन है कि ये लड़कियों को 19-20 वर्ष की उम्र से शुरू कर देना चाहिए, जिससे उनको ये पता हो कि उनके छाती का जो फील है वो कैसी है, जिससे कभी छोटी सी भी अगर अबनॉर्मलिटी हो अदर देन दैट, तो वो इमीडिएटली अटेंशन उसको मिलनी चाहिए। मैं वही बता रहा था कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में जब देखते हैं कि ट्यूमर, एवरेज ट्यूमर साइज क्या होता है, तो वहां पे 8 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर ट्यूमर साइज होता है, और उसको भी वो बोलते हैं एडवांस है। और 1 सेंटीमीटर से ऊपर के ट्यूमर में अमेरिकन रिकमेंडेशन है कि कीमोथेरेपी लगनी है। भारत में यही ट्यूमर साइज हमको 4 सेंटीमीटर मिलता है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा जो अधिकतर महिलाएं हैं वो स्टेज 2 और 3 में आते हैं, करीब 10% हमारा अर्ली स्टेज में आते हैं, और हमारा इसीलिए ब्रेस्ट कंजर्वेशन का जो रेशियो है वो हमारा 1/4 है, जबकि विदेशों में ये 50, 60, 70% तक ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो जाता है। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर जुल्का, एक बात जो डॉक्टर मिश्रा बहुत विस्तार से समझा रहे थे, फैमिली हिस्ट्री और जीन म्यूटेशन की जो कहानी है, और एंजेलिना जोली इफेक्ट की भी जो अभी आपने बात की, इसमें एक बात फिर ये आ जाती है, बात अर्ली डिटेक्शन की हो रही है, बात रिस्क ग्रुप की हो रही है। शुरू में बताया कि लेट मेनोपॉज, अर्ली मनाकी, और वजन ज़्यादा है, अल्कोहल है, टोबैको है, ये सारी चीज़ें हैं। तो करना क्या पड़ेगा फिर? फैमिली हिस्ट्री हो और इस तरह के तमाम खतरे हों, तो क्या सबको ये पता करना चाहिए उनका जीन का स्टेटस क्या है, म्यूटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, ये सबको नहीं करना चाहिए। तो अर्ली डिटेक्शन कैसे होगा? अर्ली डिटेक्शन उसके तरीके हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बताया। सेल्फ एग्जामिनेशन हमारे देश के लिए बेस्ट तरीका है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और आपको तरीका भी बताया कैसे करना। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। ब्रेस्ट में और सर्विक्स में एक तो होता है हमेशा प्राइमरी प्रिवेंशन के तरीके होते हैं ना। प्राइमरी प्रिवेंशन मैंने कि वो चीज़ करो ही ना जिससे कैंसर हो, जैसे टोबैको है, अल्कोहल है,
वो लो ही ना तो कैंसर होगा ही नहीं, ज़्यादातर अधिकतर ये वो है। जी। दूसरा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब अर्ली डिटेक्शन। तो ब्रेस्ट और सर्विक्स में अर्ली डिटेक्शन का ज़्यादा रोल है। जी। आप नियमित रूप से अपनी जांच करवाएं डॉक्टर के पास जाके, और जैसे एग्जेक्टिव चेकअप्स होते हैं, तो वैसे अगर आप 40 साल के बाद अगर रेगुलर चेकअप कराएं तो, और अगर मैमोग्राम की ज़रूरत है तभी कराएं अगर डॉक्टर बताए तो, ऐसे नहीं कि अपने आप ही करा के चले जाएं। जी, हमारे पास हमारे बहुत दर्शकों के ईमेल्स आ रहे हैं, कुछ ठीक से खुल नहीं पा रहे हैं। एक पर मैं चाहूँगा डॉक्टर मिश्रा आपसे टिप्पणी। ऋतु हैं जिन्होंने ये लिखा है, हम चूंकि मेल खुला नहीं तो हम इतनी लाइन पढ़ सकते हैं कि 15 वर्षों से लम्प्स हैं उनकी ब्रेस्ट में। हम चाहेंगे आप जवाब दें। उससे पहले ओमकार हैं उत्तर प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर। ओमकार जी, बहुत स्वागत आपका, पूछें सवाल। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी। ये सर कह रहे हैं कि जो हमारी मैडम का है, जो बच्चे जो स्तन है, स्तन में जगह जगह टच करने पे जो गांठ जैसा मालूम होता है, और जी। सर जो गांठ जो मालूम होता है वो जो है बार बार देखने पे ये पता चलता है जी कि उसको दवा खिलाने पे जाते हैं, बीच में दवा लेते हैं, दवा लेते के बाद ठीक हो एज जाता कितनी है? है। एज? उसमें के बाद जो है तो वहाँ पे जो है दिखाए फिर। ओमकार जी, हाँ, इनकी उम्र कितनी है? सर उनका उम्र 34 है सर। 27? 34 सर। 34 वर्ष। आई थिंक ये डॉक्टर दोनों ओंकार जी के सवाल और जो ऋतु ने जो पूछा है वो एक ही सवाल है कि 15 वर्ष से अगर लंपी फीलिंग है, इसको हम ब्रेस्ट नोडुलरिटी बोलते हैं। और यही मैंने कहा कि अगर हम ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ेंगे तो वो लंप लगेगा जी। अगर हम फ्लैट ऑफ हैंड से फील करेंगे तो नोडुलरिटी थोड़ी सी होगी। और ये ब्रेस्ट का आर्किटेक्चर जो है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, और वो उसमें नोडुलरिटी का होना कोई अनहोनी बात नहीं है। ये बहुत महिलाओं को, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। कई बार ये नोडुलरिटी पेन के साथ भी साइक्लिकल हम उसको बोलते हैं कि महीने के साथ ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद कम हो जाती है। तो ये ज़्यादातर बेनाइन होते हैं, लेकिन उम्र, एज का देखना पड़ेगा कि एज किसकी कितनी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 35 से 40 वर्ष की उम्र में आ गए या 40 से ऊपर आ गए तो फिर एक बार छाती का अल्ट्रासाउंड, अगर नोडुलरिटी ज़्यादा है, और मेमोग्राम कराने में ठीक रहेगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि कोई विशेष बात नहीं है, ये बेनाइन नोडुलरिटी है और उससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर उसमें पेन होता है, बहुत कई बार महिला को पेन भी काफ़ी होता है, मेस्टेल्जिया हम जिसको बोलते हैं, तो हम लोग कुछ दवाई देते हैं फिर उसके लिए, और वो पेन उससे ठीक हो जाता है और नोडुलरिटी भी थोड़ी कम हो जाती है जी। उस नोडुलरिटी में हमें ये पकड़ना है कि कोई कैंसर तो नहीं छुपा हुआ, उसके लिए मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड, सोनो मेमोग्राम आजकल हम बोलते हैं कि वो करा लें। क्योंकि कई बार बहुत यंग एज में अगर कोई मेमोग्राम कराते हैं तो ईल्ड अच्छी नहीं मिलती है उसकी। जैसे 30 वर्ष पे मेमोग्राम हम नहीं रिकमेंड करते, 35 के ऊपर ही रिकमेंड करते हैं, जब फैट ब्रेस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जो ब्रेस्ट पेरेन्काइमा है वो लेस डेंस होता है। यंगर एज में वो ज़्यादा डेंस होता है, इसलिए उसका उतना यील्ड हमें नहीं मिलता मेमोग्राम का, इसलिए उसमें अल्ट्रासाउंड कराते हैं। या फिर आजकल एमआरआई भी कई बार, अनकॉमनली एमआरआई, कॉमन नहीं है एमआरआई का यूज़, लेकिन जब भी ये पता नहीं लग पाता मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड में, तो फिर एमआरआई हम कभी कभी कराते जी। तो विशेषज्ञ को दिखाकर एक बार जांच करवाई जरूर करानी चाहिए। डॉक्टर सीमा, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स पर आते हैं। अब ओवेरियन कैंसर की बात की जाए और एंडोमेट्रियल या यूट्राइन कैंसर की बात की जाए, क्या खतरे के कारक होंगे और किस तरह से ये दोनों कैंसर्स प्रेजेंट करते हैं? देखिए, ओवेरियन कैंसर जो कि ज़्यादा कॉमन है, इसके खतरे के कारण होते हैं जब ओवरी के अंदर ज़्यादा ऐसी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता, वो दवाइयाँ खाती हैं जिनसे कि ओव्यूलेशन यानी अंडे का बनना होता है। तो ज़्यादा अंडा बनाने के लिए वो दवाइयाँ देते हैं, तो उससे कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा हो जाती है जी। इसके अलावा जिन ओवरी में ज़्यादा समय तक एज, एक एज बहुत बड़ा फैक्टर है हर किस्म के कैंसर के लिए कि एज बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, ओवरी का कैंसर फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड भी है। जिन महिलाओं के परिवार में रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, जिनको कैंसर रहा है बच्चेदानी का, ये ओवरी का या बच्चेदानी का या फिर छाती का कैंसर, उन औरतों में भी ओवरी के कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जी। और इसके लक्षण? ओवरी के कैंसर में एक सबसे बड़ी परेशानी जो
देखी जाती है कि इसके कोई खास लक्षण हमें नहीं पता लगते। इसी कारण से सारे संसार भर में ओवरी का कैंसर डिटेक्ट होने में बहुत समय लगता है और ज़्यादातर केसेस एडवांस स्टेजेस में डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि लक्षण बड़े नॉन स्पेसिफिक हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब ब्लोटिंग की सेंसेशन होगी। अब ब्लोटिंग तो लोगों को वैसे भी होती है तो लोग उतना ध्यान नहीं देते, पर अगर ब्लोटिंग की सेंसेशन परसिस्ट कर रही है महीनों सालों तक तो इट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है। और दूसरी तरफ भूख नहीं लगेगी, जल्दी पेट भर जाता है, सेटाइटी कहते हैं जिसको, बिना खाना खाए ही पेट भरा हुआ है, वजन कम हो रहा है, या पेट में भारीपन का महसूस होना, गांठ जैसा या लंप की फीलिंग होना, या पेट का डिस्टेंशन हो जाना, ये लक्षण होते हैं ओवरी के कैंसर। लेकिन बहुत जनरलाइज से लक्षण हैं जो किसी को भी हो सकते हैं। किसी को भी हो सकता है। यूट्राइन कैंसर की अगर बात करें डॉक्टर सीमा, यूट्राइन कैंसर जल्दी पकड़ में आता है क्योंकि इसके लक्षण बड़े क्लियर हैं। बच्चेदानी के से खून का जाना, ड्यूरिंग पीरियड्स माहवारी के दौरान ज़्यादा खून जाना, या इरेगुलरली ब्लीडिंग हो जाना, या फिर जब माहवारी बंद हो गई है पोस्ट मेनोपॉजल एज में तब ब्लीडिंग दोबारा से शुरू हो जाना, या पानी का रिसाव होना, ये सारे लक्षण जल्दी पकड़ में आ जाते हैं तो जनरली पेशेंट्स थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो ये इसके लक्षण हैं जी। डॉक्टर सीमा, एक और बात, जो रिस्क फैक्टर्स की बात हो रही थी, बाकी जो और कैंसर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी रिस्क फैक्टर्स तो कुछ तो चेंज होते होंगे, अगर होते हैं तो कौन से हैं वो उसमें? लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स की बात करें हम तो जो यूट्राइन कैंसर है यानी बच्चेदानी का जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है लाइफस्टाइल चेंजेस से। पेशेंट्स जो मोटे होते हैं, जिनको डायबिटीज़ की तकलीफ होती है, ज़्यादा फैट डाइट खाते हैं, उनमें इसके लक्षण ज़्यादा होते हैं। तो जैसा डॉक्टर जुल्का कह रहे थे कि अगर इन कारणों को हटा दिया जाए तो खतरा कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर समय तक एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट एंड वेजिटेबल डाइट लें, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें, वज़न को कंट्रोल में रखें, तो इन सब कैंसर से बचाव संभव है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर में भी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर जैसा कि डॉक्टर जुल्का ने बताया कि इट इज़ रिलेटेड टू sexual activity because of human papilloma virus. So if somebody is having promiscuity, multiple sexual partners, people who are not using condoms, they are more at risk of carrying this virus. So this leads to increased incidence of cervical cancer in these women. तो HPV वायरस के अलावा भी क्या कोई दूसरे कारण हो सकते हैं डॉक्टर सीमा? ज़्यादातर केसेस में मान लीजिए कि 99.9% केसेस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। देखिए, जो भी फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फ्लिक्ट करता है, मगर अच्छी बात ये होती है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो खुद से ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए वो ठीक है। किंतु कुछ ही केसेस होते हैं जिनमें वो वायरस परसिस्ट करता है। और सर्वाइकल कैंसर में एक सबसे अच्छी बात जो होती है वो ये होती है कि इट हैज़ अ प्री कैंसर स्टेज विच इज़ अ लॉन्ग स्टेज 10 to 20 years एंड देन इट लीड्स टू कैंसर। तो ये जो 10 साल है ये कैंसर हमें देता है पकड़ने के लिए, और ये हमारा काम है कि हम इसे पकड़ें। इसके लिए स्क्रीनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि हमें करनी चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, बार बार जीवन शैली की बात आ रही है। अब जीवन शैली की बात लगभग हर बीमारी की जब भी होती है तो उसमें बचाव में जीवन शैली, और कैंसर को लेकर तो सबसे ज़्यादा जीवन शैली में ख़ास तौर पर जैसे अल्कोहल से दूर रहना, तंबाकू से दूर रहना, एक्सरसाइज करना, दरअसल होता क्या है, कितना फ़र्क पड़ता है? ये ऐसी बातें लोग सब समझते हैं, जानते सब हैं, लेकिन करते बहुत कम है। अभी एक रिसेंटली लांसेट में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों पे एक स्टडी हुई है, अभी आई है, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब आप मोटे नहीं भी हैं तो भी अगर डेस्क पे बैठ के आपका काम ज़्यादा है और 8 घंटे आप बैठ के कर रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू दोज हु आर डूइंग एटलीस्ट 1 hour फिजिकल एक्सरसाइज 5 days a week। तो ये सबके लिए अप्लाई होगा, ये हार्ट के लिए भी अप्लाई होता है, ये डायबिटीज़ के लिए भी अप्लाई होता है, ये कैंसर के लिए भी अप्लाई होता है, और जैसे लाइफ स्टाइल डॉक्टर सीमा ने बताया वो यूट्राइन के लिए, वो ब्रेस्ट पे भी लागू है, वो कोलन पे भी लागू है, वो सभी कैंसर्स में आता है। अब जैसे डॉक्टर जुल्का ने कहा था स्मोक टोबैको, हमारे यहाँ च्यूइंग टोबैको का बड़ा गंभीर खतरा है क्योंकि उससे ओरल कैंसर होता है और वो भारत में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। और स्मोक टोबैको से आपका जितना भी गले का,
ईसोफेगस का, स्टमक का, पेंक्रियास का, यूरिनरी ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर का, स्तन कैंसर, ओवरी कैंसर, यूट्राइन, यू नेम एनीथिंग एंड देयर विल बी एसोसिएशन लिंक टू दैट। अब कई बार लोग कहते हैं साहब ये तो सिगरेट भी नहीं पीते थे, ये तो शराब भी नहीं पीते थे, फिर भी इनको हो गया। दैट इज वेयर कम्स द एज रिलेटेड रिस्क, that is where it will come the family history, that is where the genetic mutations will come into play, और जो genetic कई बार नहीं भी हमने inherit करी होती है, acquired म्यूटेशंस हो जाते हैं। एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर जुल्का से ले लें क्योंकि फिर ब्रेक में भी जाना है हमको। डॉक्टर जुल्का, डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ये तो सिगरेट भी नहीं पीते थे, ये तो ये भी नहीं, फिर भी नहीं हो गया, और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो तंबाकू का सेवन भी करते हैं, शराब भी पीते हैं और उनको कैंसर नहीं होता। वो कहते हैं कि नहीं ये सब ऐसा ही है। अब उनको क्या कहेंगे? एक्चुअली हम हमेशा कहते हैं कि हमारे अंदर, हर एक आदमी के अंदर 2 प्रकार के जीन्स होते हैं। एक ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि ट्यूमर्स को सप्रेस करते हैं, एक ऑन्कोजीन्स जो कि ट्यूमर को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हमारे ऑन्कोजीन में बढ़ोतरी हो जाए, जिसको हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, या ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन मतलब कि खराबी हो जाए, तो उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके भी खतरे बढ़ जाते हैं। और जी, तो क्या होते हैं खतरे जिनसे बढ़ता है महिलाओं में कैंसर होने का खतरा, ये हम जान रहे हैं अपने विशेषज्ञों से। इलाज के कौन से विकल्प मौजूद हैं ये भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का, टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ नैनीताल से फोन लाइन पर मौजूद हैं हसमुद्दीन साहब। आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। हाँ, मेरी मैडम 45 साल की उम्र है जी। 8 महीने पहले इनको ओवेरियन सिस्ट हुआ था जी, और वो ऑपरेट करके निकाल दिया गया। ओवरी भी निकाल दी, यूट्रस भी निकाल दिया ना। एज बाद में इनका सिर्फ सिस्टोडेनोमा करके रिपोर्ट आई जी। तो मैं ये चाह रहा था, क्या ये कैंसर तो नहीं था? इनकी उम्र आपने कितनी बताई? 45 वर्ष? 40, हाँ 45 ईयर जी, 45 इयर्स। 45 इयर्स। सीरियस सिस्टाडिनोमा बताया था? सिस्टाडिनोमा नहीं, अभी तो कैंसर नहीं था। अगर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी ठीक से हुई है अभी तो उसमें कैंसर नहीं था, और ओवरी निकाल दी गई है तो ट्रीटमेंट तो कंप्लीट है उसका अभी फिलहाल तो। लेकिन उनको फॉलोअप में आने की आवश्यकता है। दूसरी ओवरी का क्या स्टेटस है? क्या वो छोड़ दी गई थी
या वो भी निकाल दी गई थी? ये जानना जरूरी होगा। है, ये जानना ज़रूरी है कि दूसरी ओवरी का क्या स्टेटस है। डॉक्टर मिश्रा, चर्चा के दौरान आपने एक बात कही थी कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन को लेकर एक टारगेट है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट होता है उसका क्या लाभ होगा, और अधिकतर मामलों में जब महिला को यह पता चलता है कि इसके बाद कैंसर का खतरा हो सकता है ट्रीटमेंट के बाद भी, तो कितना मुश्किल होता है या क्या स्टेटस रखना चाहिए? ब्रेस्ट कंजर्वेशन करना कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक हमारा क्राइटेरिया होता है। ब्रेस्ट ट्यूमर रेशियो बड़ा सिग्निफिकेंट होता है उसमें, कि अगर वो ट्यूमर निकाल के एडिक्वेट कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल ब्रेस्ट बच रही है तभी करेंगे उसको। ब्रेस्ट में एक जगह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मल्टीसेंट्रिसिटी में नहीं कर सकते उसको। फिर बाकी रिस्क फैक्टर्स भी देखने होते हैं कि इसमें फेलियर के कितने रिस्क होते हैं, और हमको उसमें मार्जिन फ्री मिलना चाहिए जितना हम निकालते हैं। तो वो सब नाप करके ही हम लोग कई बार एडवाइस करते हैं कि इसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी थोड़ा सा रिस्क, वो रिस्क 10% भी हो सकती है, वो थोड़ी सी होती है दोबारा होने की। तो जैसे ही हम महिला को ये बताते हैं तो ज़्यादातर महिलाएं फिर कहती हैं नहीं साहब आप पूरी छाती निकाल दीजिए। तो मेरा कहना ये है सभी महिलाओं से कि ये इसमें हमें ये बताना होता है, और हमारे ब्रेस्ट कंजर्वेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और जितने भी सेंटर्स में हो रहे हैं रिजल्ट्स अच्छे हैं भारत में भी। बड़े ट्यूमर के साथ भी हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन कई बार कर देते हैं। उसमें एक टेक्निक होती है ब्रैकीथेरेपी, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। डॉक्टर झुलका की टीम आती है और वो लीड्स डाल देते हैं, और उसमें हम लोकल बूस्ट भी बाद में दे देते हैं। तो उससे ज़्यादातर महिलाएं ठीक रहती हैं। और कभी अगर, क्योंकि फॉलोअप तो लगातार चल रहा है, तो अगर रिकरेंस हो भी जाती है तो उसके बाद स्तन तो फिर भी निकाला जा सकता है। तो मेरा यही कहना होगा महिलाओं से कि जब भी आपको इसके बारे में बताया जाए तो एक तो आप सारे सवाल पूछ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद इस पर निर्णय करिए। और हम लोग चाहेंगे कि हम जो आज 25% ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर पा रहे हैं, आगे आने वाले 10-15 वर्षों में इसका अनुपात 40%, 35%, 40% होना चाहिए भारत में भी। और वो तभी हो पाएगा जब ट्यूमर्स हमें छोटे मिलेंगे ब्रेस्ट के, जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें ट्यूमर्स छोटे हों, तभी ब्रेस्ट कंजर्वेशन संभव है। तो मैं यही रीअश्योर करना चाहता हूँ। फिर उसमें और क्राइटेरिया भी आ जाते हैं कि ये रिसेप्टर पॉजिटिव था, रिसेप्टर नेगेटिव था, HER पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो उसमें और फैक्टर्स भी हम लेते हैं अकाउंट में। और अगर स्तन निकालना होता है तो कंजर्वेशन के बाद भी हम कहते हैं अब निकाल देते हैं। अगर मान लीजिए मार्जिन फ्री नहीं आया तो भी हम कहते हैं अब मेस्टेक्टमी कर देंगे। तो जिसमें भी बच सकता है, क्योंकि जो हमारी स्टडी हुई है उसमें हर एक महिला ये चाहती है कि स्तन बचाया जा सके, लेकिन इस डर से कि दोबारा कैंसर हो जाएगा और दिक्कत होगी, वो कहते हैं हमारी छाती आप निकाल दीजिए। अब एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है डॉक्टर जुल्का, मैं चाहूँगा आप संक्षेप में उसका उत्तर दें। वो ये कि पूरे चर्चा में ये बात बार बार आई, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, इलाज के लिए पहुंचना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन संभव है, जिसका प्रतिशत अभी कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। अब बात आती है, अगर किसी को समस्या है या जांच के लिए, चाहे इलाज के लिए, सेंटर्स कहाँ उपलब्ध हैं, और एडवांसमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उस क्षेत्र में क्या हुआ, संक्षेप में चाहेंगे आप उत्तर? नहीं, देखिए सेंटर्स सारे गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में अवेलेबल है, कुछ प्राइवेट सेंटर्स में अवेलेबल है। सरकारी अस्पताल जहां अवेलेबल है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, LNJP हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, तो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, ये 4 तो सेंटर्स हैं जहां रेडियोथेरेपी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये दिल्ली में, और दिल्ली की हम बात कर रहे हैं जी। और देश भर में भी लगभग देश भर में भी काफ़ी सेंटर्स, 29 रीजनल कैंसर सेंटर्स हैं। हमारा एम ही ये है कि हर एक स्टेट में एक रीजनल कैंसर सेंटर हो जहां सारी सुविधा। लेकिन इलाज महंगा है। इलाज महंगा फ्री अस्पताल में उतना महंगा नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हम देखते थे कि कीमोथेरेपी बिल्कुल फ्री जी, तो वो फ्री मिलती है। और रेडियोथेरेपी के चार्जेस 750 रुपये अभी भी जो तो कि कोई भी माफ़ कर सकता है। और एडवांसमेंट्स क्या हो रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि रेडिएशन और कीमो दोनों में ही पेशेंट्स को लगता है कि साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो इलाज भी करवाना मुश्किल होता है। रेडिएशन में आजकल नई मशीनें आ गई हैं,
इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी है, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी है। कि पहले क्या होता था कि कोबाल्ट से ट्रीटमेंट किया जाता था, पूरी ब्रेस्ट को रेडिएशन दी जाती थी। अभी भी पूरी ब्रेस्ट को देते हैं, लेकिन पार्शल ब्रेस्ट रेडिएशन भी आ गई है, मतलब ओनली टू दैट एरिया, उसको भी दे सकते हैं। और इमेज गाइडेड मतलब हम सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे रेडिएशन लग सकती है जी। तो वो उसी के साथ साथ जाती है, इमेज गाइडेड। दूसरा, कीमोथेरेपी की नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं। तो अभी हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मैंने एक पेशेंट का जीन प्रोफाइल क्या है और उसको क्या दवाई देनी है वो हम जांच कर लेते हैं। जी। डॉक्टर सीमा, आपसे समझना चाहेंगे कि गायनी कैंसर्स में, हालांकि हमने ये तो समझ लिया कि अब ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना होगा जिस पेशेंट का इलाज चल रहा है गायनी कैंसर्स में? जिस पेशेंट का कैंसर का इलाज चल रहा है गायनी कैंसर्स में, उस पेशेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो परेशानी हम फेस करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, पेशेंट बाहर से आते हैं या इवन दिल्ली के भी पेशेंट, लैक ऑफ फॉलोअप, आते नहीं अस्पताल में जी, कंप्लीट इलाज नहीं करवाते। हमने ऑपरेशन कर दिया, अगर उसको ऑपरेशन के बाद दूसरी थेरेपी की आवश्यकता है जैसे कि रेडियोथेरेपी की या कीमोथेरेपी की, तो पेशेंट्स वो वाला ट्रीटमेंट कंप्लीट करते ही नहीं। तो वो कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट करवाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आधा इलाज नहीं छोड़ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुड फिजिकल एक्टिविटी, good diet, and rest, and of course positivity. That is very important. जी, और इस समय टेलीफोन लाइन पर सूरत से चंचल जी हैं। चंचल जी, आपका बहुत स्वागत। क्या सवाल है आपका? चंचल जी, अगर आप हमें सुन रही हैं तो अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। हाँ सर, हमारी मम्मा 68 इयर्स की हैं। उनको लाइक राइट ब्रेस्ट में बायोप्सी पॉजिटिव आई है, लेकिन जरा दोहरा दीजिएगा अपना सवाल। बायोप्सी पॉजिटिव आई है, राइट। ये कहना है कि शायद ये लंप कैंसरस नहीं है, तो फर्दर एग्जामिनेशन के लिए दिया है जी। मैं ये जानना चाहती हूँ, बायोप्सी पॉजिटिव आए और लंप का जो फर्दर स्टडी है वो अगर नेगेटिव आता है तो क्या ये कैंसरस है या नहीं है? आप जरा टेलीफोन लाइन पर रहिएगा चंचल जी। कि बायोप्सी बार बार करवाने से क्या कैंसर फैलता है शरीर में? डॉक्टर मिश्रा, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बायोप्सी बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए, जो इसमें हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, पहले एक तो फाइन नीडल एस्पिरेशन, कुछ सेंटर्स में अब सीधे ट्रू कट बायोप्सी भी करते हैं जिसमें टिश्यू थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है और उसमें ट्यूमर मार्कर्स भी हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो ये कह रही हैं वो ये है कि बायोप्सी पॉजिटिव है और कुछ मार्कर्स निगेटिव हैं, तो इलाज तो पूरा तभी होगा जब इसका सर्जरी, रेडिएशन और कीमो जो भी अगर इंडिकेटेड है वो हो जाए। तो बार बार बायोप्सी तभी होती है जब किसी वजह से नई डायग्नोसिस मिल रही है। तो फिर हम लोगों का मान लीजिए ट्रू कट में नहीं क्लियर हुआ कि ये कैंसर है या नॉन कैंसर है, तो फिर पूरी गांठ निकालते हैं और पूरी गांठ की जांच करते हैं, और अगर उसमें आता है तो फिर इलाज अकॉर्डिंगली होता है। और आजकल अगर हमारा इंडेक्स ऑफ कैंसर के लिए अधिक है कि बहुत ज़्यादा है कि ये 68 शायद बताई थी इन्होंने, 58, तो ये उस रिस्क ग्रुप में फॉल करती हैं। तो इसमें हम फिर यही करते हैं कि वाइड लोकल एक्सिजन कर देते हैं लंप का, कोशिश करते हैं कि मार्जिन्स भी फ्री मिल जाएं, और अगर मल्टी सेंट्रिसिटी नहीं है और तरह से ये सूटेबल हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन भी हो सकता है इसमें। बार बार बायोप्सी करने का कोई पॉइंट नहीं है। और ये बात जिन्होंने एक सवाल कहा है, हालांकि इसके लिए अभी एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है कि ये, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्क ज़रूर बढ़ता है मेटास्टेसिस होने का, कैंसर फैलने का, अगर रिपीटेड बायोप्सीज की जाती हैं और इवन ट्रू कट बायोप्सी से ये। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में जो स्टडी हुई हैं उनमें ऐसा दिखाया गया है। अभी ह्यूमन बींग्स में इस पर कोई ऐसी स्टडी नहीं की गई है जिससे ये हम कहें कि बार बार बायोप्सी करने से, लेकिन एक या दो बार के बाद अगर नई बात बन रही है, 2 बार के बाद, तो मेरे विचार से वाइड लोकल एक्सिजन उस लंप का 58 ईयर्स पे करके, और फिर जैसी भी रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंगली फिर पेशेंट से बात करके उस पर निर्णय करें। जी डॉक्टर मिश्रा, आपने कहा कि मनुष्यों में तो इस तरह की कोई स्टडी नहीं है, लेकिन लोगों के मन में भ्रांति ज़रूर है
कि इस तरह की ये है एक ये भ्रांति है जो लोग कैंसर रिसर्च में जुड़े हुए हैं उन लोगों का ऐसा कहना है। और इस पे हमारे यहाँ भी एक सिंपोजियम भी हुआ था, इसमें भी चर्चा हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि बायोप्सी एक बार तो करनी ही पड़ती है, उसको तो हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायग्नोसिस जब तक नहीं बनेगी इलाज नहीं शुरू होगा। लेकिन बार बार बायोप्सी अवॉइड करना चाहिए। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं महिलाओं में होने वाले कैंसर्स की। ब्रेक के बाद पहेली और रैपिड फायर इंतजार कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। Style is now original, genuine, premium. Style is now India Handloom. सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कॉमन कैंसर्स इन विमेन यानी महिलाओं में होने वाले आम कैंसर कौन से हैं, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 634 में हमने आपसे पूछा था कि डायरिया होने पर इनमें से क्या करना ठीक नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब है डायरिया होने पर शिशु का आहार बंद कर देना सही नहीं है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि महिलाओं में होने वाले कैंसर के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, कैंसर अधिक उम्र की महिलाओं में ही होता है। ऑप्शन बी, पारिवारिक इतिहास होने पर कैंसर का खतरा अधिक होता है। या फिर ऑप्शन सी, कैंसर की जल्द पहचान और सही इलाज से कैंसर के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर B, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 634 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर जुल्का से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे हमें मिली हैं। डॉक्टर जुल्का, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। शरद पटवा, जबलपुर। शरद पटवा, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मिश्रा आप ही को। कैंसर का पारिवारिक इतिहास होने पर महिलाओं को कैंसर से ग्रस्त होने का खतरा ज़्यादा होता है। लगभग दुगना खतरा होता है, ट्वाइस जितना नॉर्मल पॉपुलेशन है उससे अधिक होता है। जी डॉक्टर सीमा, प्रजनन अंगों के कैंसर में से सबसे आम कैंसर कौन सा है? सर्विक्स। डॉक्टर जुल्का, कैंसर अधिक उम्र की महिलाओं में ही होते हैं, कम उम्र में नहीं? नहीं, कम उम्र में भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर अधिक उम्र में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जी डॉक्टर मिश्रा, इनमें से कौन सा कारक स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाता है? मोटापा, 30 वर्ष के बाद गर्भधारण, या शिशु को स्तनपान न कराना? तीनों।
डॉक्टर सीमा, क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT से गायनी कैंसर का खतरा बढ़ता है? बढ़ सकता है, अगर स्पेशली अगर अनअपोज्ड दिया जाए, एस्ट्रोजन ज़्यादा दे दिया जाए और बाद में प्रोजेस्टेरॉन ना दिया जाए तो यूट्राइन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और सीक्वेंशियल थेरेपी देने से ब्रेस्ट और यूट्राइन दोनों का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर जुल्का, कैंसर सर्विक्स का सबसे बड़ा कारण क्या है? HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, जो कि सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी से, मीन्स की मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से आपको आ सकता है। डॉक्टर मिश्रा, डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट्स के प्रयोग से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस इस पे नहीं है अभी। बाकी तो किसी भी केमिकल के इस्तेमाल को अवॉइड करना चाहिए। अपने ये लाइफ स्टाइल जब हम बात करते हैं, और उनको कोशिश करें कि डायरेक्ट स्किन पे ना लगाएं, कपड़े के ऊपर से इस्तेमाल करें। डॉक्टर सीमा, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग ज़्यादा किया जाए तो कैंसर का कारण बन सकता है? जनरलाइज स्टेटमेंट है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये कहा जाता है कि बहुत सालों तक अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाएं तो सर्वाइकल कैंसर, स्पेशली एडिनोकार्सिनोमा का खतरा बढ़ सकता है, किंतु ओवेरियन कैंसर का खतरा कम भी होता है। जी डॉक्टर जुल्का, जिन महिलाओं में BRCA1 और BRCA2 जीन म्यूटेशन हो, इसका कोई क्या मतलब समझे? ये उसका मतलब है कि ये हमारी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जैसे मैंने बताया, तो उसमें अगर म्यूटेशन है, खराबी है, तो महिलाओं में खतरा ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर मिश्रा, स्तन में गांठ के अलावा कौन से लक्षण या स्तन में बदलाव हों तो स्तन कैंसर का खतरा माने? निपल से खून का रिसाव होना, निपल डिस्चार्ज, और कई बार खून नहीं भी होता है, क्लियर डिस्चार्ज में भी कैंसर सेल्स हो सकते हैं। तो जब भी स्तन से अगर कोई डिस्चार्ज भी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जैसे हमने कहा, बाकी मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए। तो कोई भी लक्षण, दूसरा गांठ के अलावा कई बार स्तन का जो निपल होता है वो रिट्रैक्ट हो जाता है थोड़ा सा पीछे, बिना किसी सिम्टम के, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। उसके नीचे लंप, गांठ हो सकती है। डॉक्टर सीमा, एंडोमेट्रियल और कैंसर सर्विक्स, गर्भाशय और गर्भाशय के मुख के कैंसर के लक्षण क्या एक ही जैसे होंगे? नहीं, एक और फर्क होता है। इरेगुलर वैजाइनल ब्लीडिंग इज सिम्टोमेटिक इन बोथ, लेकिन जो गर्भाशय की ग्रीवा वाला कैंसर है, उसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम कभी कभी हो जाता है, जिसे कहते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, संपर्क के बाद खून का जाना। अगर किसी महिला को ये सिम्टम है तो इसे कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर जुल्का, ओवेरियन कैंसर की पहचान मुश्किल है क्योंकि इसके जो लक्षण है वो बहुत स्पष्ट नहीं आते। हाँ बिल्कुल, ओवेरियन कैंसर ऐसा वेग लक्षण है, मतलब जैसे पेट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पेट फूल जाना या भूख ना लगना, तो लोग हमारे पास ज़्यादातर स्टेज 3 में आते हैं, एडवांस स्टेज में आते हैं। लेकिन एंडोमेट्रियल कैंसर जो यूट्रस का, बॉडी यूट्रस का है, वो स्टेज 1 में अधिकतर आते हैं, क्योंकि वो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो है वो होता है, तो लोग इमीडिएटली जांच करा लेते हैं। जी डॉक्टर मिश्रा, कैसे पता करें कि स्तन की गांठ कैंसर है या नहीं? जांच करके ही पता लगता है। उसमें अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राम से कुछ सजेशन मिलता है, और उसके बाद फिर सुई की जांच होना बहुत आवश्यक है। उसमें एक फाइन नीडल एस्पिरेशन हम करते हैं, और कई बार अगर हमारा इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ज़्यादा होता है तो हम फिर ट्रू कट बायोप्सी कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा टिश्यू हमको मिल जाता है, और उससे फिर बायोप्सी डायग्नोसिस 99% पेशेंट्स में कंफर्म हो जाती है। उसके बाद भी अगर नहीं बन पाती है तो फिर पूरा, जैसे मैंने बताया था कि गांठ को पूरा निकाल के और फिर उसकी जांच कराते हैं। डॉक्टर सीमा, अगर ओवरी में रसौली यानी सिस्ट हो और उसे न निकाला जाए या इलाज ना हो तो क्या वो कैंसर में तब्दील हो सकती है? ये बड़ी भ्रांति है, डिपेंड्स कौन सी सिस्ट है, किस किस्म की सिस्ट है, उस पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई भी सिस्ट है वो कैंसर में बदल ही जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसकी अलग परेशानियां हो सकती हैं, टॉर्जन हो सकता है किसी को, अगर डर्मोइड सिस्ट है, या उसमें हेमरेज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली कि वो हमेशा कैंसर में कन्वर्ट होगी। डॉक्टर जुल्का, ये जो तमाम कैंसर जिनकी हमने चर्चा की है, अगर इनका इलाज सही समय पर ना हो तो पूरे शरीर में फैल सकता है। बिल्कुल, ये जैसे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे थे, ये शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है। अधिकतर बोन्स में फैलता है, हड्डियों में, या ये लिवर में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है।
तो इसलिए जल्दी जांच कराएं तो वो बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर मिश्रा, स्तन कैंसर के लिए सर्जरी करवाई तो अधिकतर मामलों में स्तन को निकालना पड़ेगा और डिस्फिगरमेंट हो जाएगा। हाँ, ये है, समस्या है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर महिलाएं जल्दी आ जाएं और अगर हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लें, ट्यूमर साइज़ लेस देन 4 सेंटीमीटर हो और स्तन का साइज़ प्रोपोर्शनेट हो उसी हिसाब से, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन संभव है। उसकी सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं और पिछले 25 वर्षों में मैं कहूँगा कि करीब 1/4 महिलाओं का स्तन हम बचा सके और सबने बहुत अच्छा, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर सीमा, गर्भाशय के कैंसर में क्या हिस्टेक्टोमी को कराना ही सबसे उचित है? गर्भाशय की ग्रीवा के कैंसर के विषय में डिपेंड्स ऑन द स्टेज, एट व्हाट स्टेज कैंसर इज डिटेक्टेड, किस समय डिटेक्ट हुआ। अगर अर्ली स्टेजेस में है तो रेडिकल हिस्टेक्टमी की जाती है, थोड़ी सी नॉर्मल हिस्टेक्टमी से अलग होती है, ज़्यादा रेडिकल होती है। लेकिन अगर एडवांस स्टेजेस हैं तो फिर कीमो रेडिएशन उसका ट्रीटमेंट होता है। जी डॉक्टर जुल्का, रेडिएशन और कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं, क्या उन्हें मैनेज करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आजकल ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग कीमो से इतना डरते हैं कि जैसे कीमो कोई किसी को मारने के लिए दी जाती है, तो ये डरना नहीं चाहिए लोगों को। कीमो और रेडिएशन दोनों अगर ज़रूरी हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में ये दोनों ज़रूरी हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसको हम एकम्पनीमेंट्स कहते हैं कि वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया सर्जरी के बाद स्कार तो होगा ही होगा, तो वो एक एकम्पनीमेंट है। इसके बाद भी नोजिया, वॉमिटिंग अगर कुछ होता है या कोई सिम्टम्स होते हैं, दे आर मैनेजेबल। तो अब इसका आखिरी राउंड रैपिड फायर का और रिवर्स ऑर्डर में शुरू करेंगे डॉक्टर जुल्का आपसे, और आप 30-30 सेकंड का समय ले सकते हैं, आप तीनों विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर जुल्का, सबसे पहले आपको, जिन महिलाओं को ज़्यादा खतरा है उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहला, अपनी जीवन शैली को सुधारना चाहिए, मतलब मोटापा नहीं आना चाहिए। दूसरा कि अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना चाहिए, जैसे कि आप ऑफिस में बैठे रहे और घर आके अपना टीवी के सामने बैठ गए। मैं ये नहीं कहता कि टीवी नहीं देखो, लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया, वो जो स्टडी पब्लिश हुई है, तो एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग रोज़ होनी चाहिए, एक्सरसाइज रोज़ होनी चाहिए, और आहार को, फूड को भी, न्यूट्रिशन को हम बहुत महत्व देते हैं, तो न्यूट्रिशन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब जिससे आपकी सेहत ठीक रहे। डॉक्टर सीमा, HPV वैक्सीन के फ़ायदे और ये वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? HPV वैक्सीन के बहुत फ़ायदे हैं। सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जिसे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, किंतु हमारे देश में अभी भी ज़्यादातर कितनी औरतें इससे मर रही हैं। तो HPV वैक्सीन 9 से लेकर 11 साल की उम्र में अपनी बेटियों को लगवानी है। 2 डोजेज़ लगती हैं 0 और 6 मंथ्स पे, और ये सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। डॉक्टर मिश्रा, आखिरी सवाल आपको, महिलाओं में कैंसर के खतरे को कम करने में क्या ज़्यादा उपयोगी होगा, स्वस्थ जीवन शैली या रेगुलर चेकअप्स एंड स्क्रीनिंग? तीनों चीज़ें ही महत्वपूर्ण हैं। एज पर निर्भर करता है। स्वतः अपनी जांच कर सकते हैं यंग एज में। कोई भी सिम्टम हो, फिजिशियन से संपर्क करें, डॉक्टर से करें, गायनेकोलॉजिस्ट से करें, सर्जन से करें, अपने फैमिली फिजिशियन से करें। ज़रूर इग्नोर ना करें कोई भी सिम्टम, और फिर अगर उससे क्या होगा कि जल्दी पकड़ में आएगा तो उसका इलाज संभव है। उस इलाज पे खर्चा कम होगा और साइड इफ़ेक्ट कम होंगे, आउटकम बहुत अच्छा होगा, और कैंसर का सक्षम इलाज भारत में मौजूद है। और जो हमारे पिछले, मैं 25-30 वर्ष का जो एक्सपीरियंस कहूँगा, और डॉक्टर जुल्का का भी, ब्रेस्ट कैंसर में तो बहुत अच्छे आउटकम्स हैं हमारे। थोड़े से ज़्यादा स्टेज में भी हम अच्छे आउटकम्स हैं, और बाकी गायनी में भी जैसे मैडम ने बताया कि जल्दी पकड़ में आएगा तो बहुत अच्छा है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद हमारे सभी विशेषज्ञों का। और बहुत ज़रूरत है कि महिलाओं में कैंसर के खतरे को कम करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। साथ ही ज़रूरत इस बात की भी है कि अगर आपको कोई लक्षण हो रहे हैं तो देर ना करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, तभी कैंसर के प्रति हम ये जो लड़ाई है इसको जीत पाएंगे। लंबी उम्र तो जीना है, लेकिन लंबी उम्र के साथ हम स्वस्थ भी रहें, ये बहुत ज़रूरी है। वामिक जौनपुरी कहते हैं, पत्थर तो रोज़ ही आते रहते हैं सहन में, हल उसका ये नहीं कि घर छोड़ दिया जाए।
स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, कैंसर क्या सभी बीमारियों को दूर रखिए। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।